गुड मॉर्निंग ऑल। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वालिटी ऑफ अ टीचर के बारे में डिस्कस किया था कि एक शिक्षक के भीतर ऐसे कौन कौन से गुणों का समावेशन होना चाहिए, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे बिंदुओं पर चर्चा किया था। जैसे कि शिक्षक जागरूक होना चाहिए, उसके भीतर काम करने की प्रवृत्ति होना चाहिए, उद्देश्यों का स्पष्टीकरण करने वाला हो टीचर, फिर विषय वस्तु की स्पष्टता हो उसके पास, यानी कि कोई भी विषय को पढ़ाए तो स्पष्ट रूप से पढ़ाए जो बच्चों को सरल और आसान भाषा में समझ में आ जाए। एक अच्छा कैरेक्टर का होना चाहिए शिक्षक, जो खुद भी अपना कैरेक्टर जज करे और बच्चों को भी जज करके उन लोगों का कैरेक्टर ठीक करे। उसके बाद है कि डेमोक्रेटिक क्लासरूम इन्वायरमेंट बनाने वाला होना चाहिए टीचर, उत्साह से भरपूर होना चाहिए ताकि कोई भी काम बहुत इनर्जेटिक होकर करे। फिर उसके पास कुछ गंभीरता भी होना चाहिए, फीडबैक देने का आदत होना चाहिए, गोल सेटिंग करने का आदत होना चाहिए, ह्यूमन बिहेवियर भी होना चाहिए, हार्ड वर्कर होना चाहिए। और एक टीचर का ये भी गुण है कि वो सबके लिए समान रूप से उपस्थित हो। फिर अगर हम प्रेरणादायक की बात करें तो शिक्षक को ऐसा होना चाहिए जो छात्रों को प्रेरणा समय समय पे देते रहे, या छात्र जो भी हैं अपने शिक्षक को देख के प्रेरणा ग्रहण करें। फिर है कि रुचि है, न्याय है, नॉलेज है, मोटिवेशन है कि आप कितना मोटिवेट कर पा रहे हैं अपने बच्चों को। बहुत सारी बातें हैं जो हम लोगों ने देखा था, और अपने पॉइंट के भीतर हम लोगों ने 36 पॉइंट को देखा था कि इतना कम से कम होना ही चाहिए। अब आप सोच सकते हैं कि एक शिक्षक होने के लिए आप लोगों के भीतर इतने सारे गुणों का समावेशन होना ही चाहिए। तो वो इसलिए भी कि अब आने वाले कोई भी नेक्स्ट वैकेंसी में, या आप केंद्रीय विद्यालय में जाएं, या आप नवोदय विद्यालय संगठन में जाएं, या आप बिहार गवर्नमेंट या किसी भी गवर्नमेंट के वैकेंसी में जाएं, और टीचर बनने के लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो सिर्फ डिग्री बेसिस पे अब आप टीचर नहीं बनने वाले हैं। इसलिए क्योंकि नई शिक्षा नीति में दो चार चीज़ों का चेंजिंग किया गया है, जिसमें कि एक चीज़ है कि आपका डेमोन्स्ट्रेशन क्लास होगा, यानी कि डेमो क्लास होगा। और डेमो क्लास एक तरीके से बहुत अच्छा भी है क्योंकि इसमें क्वालिटेटिव टीचर आ पाएंगे। अगर आप पढ़ाने के लिए इच्छुक हैं तो ये ज़रूरी है कि आपको पढ़ाना आता हो, आपको क्लासरूम अटेंड करना आता हो, आपको क्लासरूम मैनेज करना आता हो। इसलिए भी ये टॉपिक जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, क्लासरूम मैनेजमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट होने का कारण है कि अब जो भी वैकेंसी आप लोगों के पास आउट होने के बाद आएगा, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, उस पर वो लागू होगा। और जब वो लागू होगा तो उसमें 4-5 व्यक्तियों का एक बोर्ड रहेगा, एक कमेटी रहेगा। उसी कमेटी के सामने आपको अपना डेमो क्लास देना होगा। तो आप अभी से ही तैयार हो जाइए कि आप अपने आप को किस स्तर पर देखना चाहते हैं। अब हम लोग आज के क्लास में डिस्कस करेंगे कि आपको कॉलेज से एक माइक्रो टीचिंग का डायरी मिलेगा, और उसके भीतर आपको सारे स्किल्स के बारे में लिखना होगा। उसी में आपको क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल के बारे में भी लिखना होगा। और जब आप उस कॉपी को या उस डायरी को खोलेंगे, ओपन करेंगे, तो उसमें आएगा कि कक्ष प्रबंधन कौशल के घटक, यानी कि इसके घटकों को लिखना होगा, जिसमें वांछित घटक कुछ होगा और कुछ अवांछित घटक होगा। यानी कि क्लासरूम मैनेजमेंट का जो स्किल है, उसके जो कंपोनेंट है उसकी बात हो रही है, तो उसमें कुछ वांछित होगा और कुछ अवांछित होगा। तो पहले हम लोग देखते हैं कि वांछित घटक कौन कौन से हो सकते हैं। तो पहला है कक्ष में डेस्क और कुर्सी की उचित व्यवस्था हो। अगर आप क्लासरूम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो यही देखना चाहिए कि आपकी क्लास में डेस्क और कुर्सी, जो भी बच्चों को बैठने की व्यवस्था दी जा रही है, वो उचित ढंग से रखी हुई है कि नहीं। सेकंड है उच्च कक्षाओं के लिए पृथक पृथक फर्नीचर की व्यवस्था। यानी कि हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे क्लासरूम का लेवल अप होते जाएगा तो वहाँ पे बच्चों के अलग अलग बैठने की व्यवस्था की जानी चाहिए। थर्ड है सभी छात्रों के साथ समान व्यवहार रखना।
एक टीचर होने के नाते आपका ये परम कर्तव्य है और परम दायित्व भी है कि आप सभी छात्रों के साथ एक समान व्यवहार रखें। फोर्थ है कि छात्रों का मैत्रीपूर्ण परस्पर संबंध। छात्रों में मैत्रीपूर्ण यानी कि दोस्ताना संबंध भी होना चाहिए, बहुत ही अच्छे तरीके का संबंध होना चाहिए जो कि लगे कि हाँ एक ही घर के बच्चे हैं। उसके बाद है फिफ्थ, अनुदेशनात्मक सामग्री का प्रभावशाली प्रयोग। यहाँ पे सामग्री का प्रभावशाली प्रयोग से तात्पर्य है कि आप टीएलएम को कैसे यूज कर पा रहे हैं, कितने प्रभावशाली ढंग से शिक्षण सहायक सामग्री को यूज कर पा रहे हैं कि आपका क्लासरूम बहुत ही आकर्षक हो और रोचक हो। सिक्स्थ है कक्षा स्तर का अनुरूप होना, यानी कि यहाँ पे क्लासरूम की जो साइज की बात की गई है वो क्लासरूम के लेवल के अनुसार होना चाहिए। सेवेंथ है कक्ष में शिक्षण संसाधन का होना। अगर क्लासरूम है तो ये तो जरूरी है कि वहाँ पे ऐसा सारा संसाधन हो जो क्लासरूम कंडक्ट करने में यूज होता हो, वो भौतिक हो, मानवीय हो, जो भी हो, सारा संसाधन उपलब्ध होना अति आवश्यक है। और 8 है अध्यापक का निष्पक्ष एवं सहयोगपूर्ण व्यवहार। क्लासरूम के भीतर एक टीचर का सारे बच्चों के साथ निष्पक्षता से खड़ा होना और सहयोग देने के लिए खड़ा होना हमेशा डिमांड में रहता है। बच्चे भी चाहते हैं कि वो सारे बच्चों के साथ इक्वल बिहेव करें, और सहयोग की अगर हम बात करें तो बच्चे ये भी चाहते हैं कि समय समय पे टीचर हमारा फेवर करें। अब हम आते हैं कि अवांछित घटक या जिसे हम अवांछित व्यवहार घटक भी कहते हैं, तो इसमें कौन कौन सी बातें होनी चाहिए। इसमें पहला है कि क्लासरूम के भीतर डेस्क और कुर्सी का उचित व्यवस्था में ना होना। सेकंड है कि उच्च कक्षाओं के लिए अलग अलग फर्नीचर का ना होना। थर्ड है सभी छात्रों के साथ समान व्यवहार ना होना। छात्रों का मैत्रीपूर्ण परस्पर संबंध ना होना। शिक्षण सहायक सामग्री का प्रभावशाली प्रयोग ना होना या ना करना। कक्षा स्तर का अनुरूप ना होना। कक्ष में शिक्षण संसाधन का ना होना। अध्यापक का निष्पक्ष एवं सहयोगपूर्ण व्यवहार न करना या ना होना। ये रहा क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल का घटक, और इसको आपको अपने माइक्रो टीचिंग के डायरी में नोट करना होगा। एक तरफ वांछित व्यवहार घटक और दूसरे तरफ अवांछित व्यवहार घटक। अब इसके बाद लास्ट पॉइंट पे हम आते हैं जहाँ पे हम एक पाठ योजना तैयार करेंगे, यानी कि लेसन प्लान क्रिएट करेंगे क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल के ऊपर। तो ये जो सामने आपको दिख रहा है ये क्लासरूम मैनेजमेंट का लेसन प्लान का फॉर्मेट है, जहाँ पे एक कोने में आप देख सकते हैं कि दिनांक है। तो सबसे पहले दिनांक, उसके बाद आपको लिखना है कि किस क्लास में आप क्लास लेने वाले हैं। बीच में सेंटर में लिखना है आपको कि विषय क्या पढ़ाना है, जैसे सामाजिक विज्ञान। अब सामाजिक विज्ञान में आपको कौन सा विषय पढ़ाना है, तो वो सिविक्स हो सकता है, हिस्ट्री हो सकता है, जियोग्राफी हो सकता है, इकोनॉमिक्स होता है, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद है कि अब उस इतिहास के भीतर आपका प्रकरण क्या है, यानी कि टॉपिक क्या है, क्या पढ़ाने वाले हैं आप, तो वो है ब्रिटिश शासन एवं शिक्षा। उसके बाद साइड में है कि कालांश, यानी कि किस घंटी में आप पढ़ाने वाले हैं, कितने मिनट के लिए या कितने घंटे के लिए पढ़ाने वाले हैं, और शिक्षण। उसके बाद नीचे जब हम आएंगे तो फॉर्मेट में ऐड करेंगे कि क्रम संख्या। उसके बाद सेकंड में छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका क्रियाएं। अगर आप बॉयज़ हैं तो छात्र अध्यापक, अगर आप गर्ल्स हैं तो छात्र अध्यापिका। उसके बाद है कि छात्र क्रियाएं। उसके बाद है सहायक सामग्री। अब हम पहला क्वेश्चन पुटअप करेंगे कि क्लासरूम में इंटर करते हुए टीचर सबसे पहले क्या देखेगा कि कक्ष में प्रवेश के साथ कक्षा को सुव्यवस्थित करते हुए शिक्षक पूछेगा कि बच्चों ये कौन सी भाषा का अक्षर है, जहाँ पे सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे होंगे तथा यथास्थान बैठे हैं। तो बच्चे इसका जवाब देंगे कि सर अंग्रेजी। तो आपको फीडबैक देना है या पुनर्बलन जिसे कहते हैं वो कर सकते हैं कि बहुत अच्छा। तो इससे बच्चे खुश होंगे कि सर तारीफ हम लोग का कर रहे हैं। सेकंड जो क्वेश्चन हम देंगे वो रहेगा कि अंग्रेजी पढ़ना सबको अच्छा लगता है, तो बच्चे बोलेंगे हाँ। जब बच्चे हाँ बोलेंगे तो फिर आप बोलेंगे गुड।
या वेरी गुड, अपने हिसाब से जो भी उस इन्वायरमेंट का डिज़ायर होगा वो आप अपने हिसाब से मेंटेन कीजिएगा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन जो लेंगे हम कि अंग्रेजी की शिक्षा भारत में किन के द्वारा आई। तो ये तो सभी कोई जानते हैं कि अंग्रेजी की शिक्षा भारत में अंग्रेजों के द्वारा आई, तो बच्चे बोलेंगे यहाँ कि अंग्रेजों के द्वारा। तो आप चूंकि सारे बच्चे इकट्ठे बोलेंगे तो क्लासरूम को भी शांतिपूर्ण वातावरण में रखना है और अपना काम भी करना है। तो आप एक बार बोल देंगे कि सभी एक साथ ना बोलें, जिसको पता है वो अपना हाथ ऊपर करे, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि रेज योर हैंड, उस टाइप से। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन जो पुटअप होगा वो है कि अंग्रेजों के शासन को अन्य किन नाम से जाना जाता है। तो बच्चे बता देंगे कि सर ब्रिटिश शासन के नाम से जाना जाता है अंग्रेजों के शासनकाल को। एंड लास्ट क्वेश्चन जो हम देंगे वो रहेगा कि ब्रिटिश शासन तथा अंग्रेजी शिक्षा के इतिहास के बारे में बताओ। तो जाहिर सी बात है कि बच्चे जब पढ़े नहीं हो इसके बारे में डिटेल्स तो बताएंगे नहीं, तो वहाँ पे छात्र निरुत्तर हो जाएंगे, यानी कि नहीं बता पा रहे हैं, या हम समस्यात्मक भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे लास्ट रो आता है कि सहायक सामग्री का, यानी कि ब्लैक बोर्ड हो सकता है, उसमें चार्ट पेपर हो सकता है, मॉडल हो सकता है। तो वहाँ पे आप ब्लैक बोर्ड पे कठिन शब्द लिख दीजिएगा और अंग्रेजी शिक्षा और ब्रिटिश शासन लिख दीजिएगा कि हमको इसी को डील करना है। तो जब बच्चे निरुत्तर हो जाएंगे और समस्यात्मक हो जाएंगे यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन में, तब आप क्या बोलेंगे, छात्र कथन या छात्रा कथन, छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका कथन क्या होगा कि ठीक है बच्चों, आज हम ब्रिटिश शासन एवं शिक्षा के बारे में जानेंगे। तो इस प्रकार से आप लोगों का एक लेसन प्लान कंप्लीट हो गया जो क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल के ऊपर बनेगा। और यहीं पे आप लोगों का क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल का सारा लेक्चर भी समाप्त होता है। अब आपको कहीं डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम उसको डील कर लेंगे या उस कन्फ्यूज़न को दूर पहले कर लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और ये अपने दिमाग में, अपने जहन में एकदम बैठा लीजिए कि आने वाले समय में जो भी वैकेंसी आने वाला हो, वो सेंट्रल स्कूल में हो, नवोदय विद्यालय संगठन में हो या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के भीतर हो, बहुत ही चैलेंजिंग होने वाला है। तो आप अपने आप को अभी से ही परफेक्ट बनाने की कोशिश कीजिए, समय का सदुपयोग कीजिए। जो समय इस कोविड-19 में आपको मिल रहा है वो कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप गेन कर सकें, क्योंकि जब आप गेन कीजिएगा तभी आउटपुट दे पाइएगा। थैंक यू।